हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया था और उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको भेजे हैं। उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपने अच्छे से याद करना है। आज हम चैप्टर नंबर 2 शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 है पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म तथा उद्योग का संतुलन, इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म एंड इंडस्ट्री अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ये चैप्टर नंबर 2 है, इसके बारे में पढ़ना है। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म और उद्योग का संतुलन कैसे निर्धारित होता है, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। आपको पता है कि पूर्ण प्रतियोगिता यानी कि परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन क्या होती है। आपको पता है कि परफेक्ट कंपटीशन बाज़ार की वो स्थिति होती है जिसमें किसी वस्तु को बेचने वाले बाज़ार में बहुत से विक्रेता होते हैं और हर विक्रेता, हर सेलर के द्वारा बेची जाने वाली वस्तु कैसी होती है, होमोजीनियस होती है, समरूप होती है। वस्तु की कीमत उद्योग निश्चित करता है और जो उद्योग ने वस्तु की कीमत निश्चित कर दी उसी कीमत पर हर फर्म को माल बेचना होता है। ये परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन है। इस परफेक्ट कंपटीशन में फर्म का संतुलन किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है, उद्योग का संतुलन किस तरह से निर्धारित किया जाता है, हमने इसको डिटेल में पढ़ना है। फर्म और उद्योग के संतुलन को हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहले हम फर्म का संतुलन पढ़ेंगे, फिर उद्योग का संतुलन पढ़ेंगे। फर्म का संतुलन हम दो पार्ट्स में कैसे पढ़ेंगे, फर्म का शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, फर्म का अल्पकालीन संतुलन पढ़ेंगे। फिर दूसरा हम पढ़ेंगे लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम यानी कि फर्म का दीर्घकालीन संतुलन। हम दोनों संतुलन पढ़ेंगे, फर्म के शॉर्ट पीरियड में भी और लॉन्ग पीरियड में भी। अब हमने ये पढ़ना है कि फर्म के संतुलन का मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म। एक फर्म संतुलन की स्थिति में कब मानी जाती है। एक फर्म संतुलन या इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में तब मानी जाती है जब वह वर्तमान उत्पादन की मात्रा से संतुष्ट होती है। यानी कि जब फर्म जितना वर्तमान समय में प्रोडक्शन कर रही है, अगर उस प्रोडक्शन की क्वांटिटी से फर्म सेटिस्फाइड है और वो उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना चाहती, तो हम ऐसी स्थिति में फर्म के अगर लाभ होंगे तो लाभ उसके मैक्सिमम होंगे और फर्म को अगर हानि हो रही है तो फर्म की हानि न्यूनतम होगी। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो हम कहेंगे कि फर्म इक्विलिब्रियम की स्टेज में है। तो क्या पता चला, इक्विलिब्रियम की स्टेज में कब मानी जाती है, जब फर्म अपने वर्तमान उत्पादन की मात्रा से संतुष्ट है, उसमें कोई चेंज नहीं करना चाहती। और ऐसी सिचुएशन में अगर हम देखेंगे या तो उसके लाभ अधिकतम होंगे, अगर हानि हो रही है तो हानि न्यूनतम होगी। वो सिचुएशन फर्म के इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होती है। नेक्स्ट हेडिंग इसमें हमने पढ़ना है फर्म के संतुलन की शर्तें यानी कि कंडीशंस ऑफ फर्म्स इक्विलिब्रियम। एक फर्म संतुलन की स्थिति में कब मानी जाएगी। एक फर्म संतुलन की स्थिति में तब मानी जाती है जब कुछ शर्तें, कुछ कंडीशंस पूरी होती हैं। वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं उनके बारे में हमने पढ़ना है। पहली कंडीशन है फर्म के लाभ मैक्सिमम होने चाहिए, फर्म के लाभ अधिकतम होने चाहिए। लाभ को पाई से डिनोट किया गया, प्रॉफिट को, ये पाई का साइन है, ठीक है, पाई, ये प्रॉफिट, पाई को, इसको हम पाई कहते हैं, प्रॉफिट को पाई से डिनोट किया गया। और लाभ अधिकतम कब माने जाते हैं, जब टोटल रेवेन्यू, वस्तु को बेचकर जो टोटल रेवेन्यू मिला है, अगर वो टोटल कॉस्ट से ज़्यादा है तो हम कहेंगे कि फर्म को लाभ हो रहा है। ठीक है, रेवेन्यू अगर कॉस्ट से ज़्यादा है तो हम कहेंगे लाभ हो रहा है। पहली कंडीशन ये होनी चाहिए पूरी, फर्म के इक्विलिब्रियम के लिए लाभ अधिकतम होने चाहिए। दूसरा है मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होनी चाहिए। मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होनी चाहिए इक्विलिब्रियम की स्टेज के ऊपर। जहाँ पर फर्म इक्विलिब्रियम की स्टेज में है वहाँ मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होनी चाहिए। और तीसरी कंडीशन है कि जो मार्जिनल कॉस्ट है इट मस्ट कट मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से काटनी चाहिए इक्विलिब्रियम की स्टेज के ऊपर। और चौथी कंडीशन है कि यदि फर्म को अल्पकाल में हानि हो रही है और तो वो हानि कैसी होनी चाहिए, न्यूनतम होनी चाहिए। ऊपर बताया अगर लाभ हो रहे हैं तो लाभ मैक्सिमम होंगे और हानि हो रही है तो हानि न्यूनतम होगी। ठीक है, तो फर्म के इक्विलिब्रियम की स्टेज पर ये चार शर्तें पूरी होनी चाहिए, तभी फर्म संतुलन की स्थिति में मानी जाएगी। इस फर्म के संतुलन को ज्ञात करने की दो विधियां हैं, दो मेथड्स पढ़ेंगे। फर्म के संतुलन को ज्ञात करने की, इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म को ज्ञात करने की दो मेथड्स पढ़ेंगे। दो मेथड कौन कौन से हैं,
पहला है कुल आय और कुल व्यय विधि, यानी कि टोटल, पहला मेथड हम पढ़ेंगे कुल आय तथा कुल व्यय विधि, यानी कि टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच, ये पहली विधि है। दूसरी है सीमांत आय और सीमांत व्यय विधि, यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। तो फर्म के इक्विलिब्रियम को ज्ञात करने के लिए ये दो विधियां हैं, लेकिन हमें इन दोनों विधियों से फर्म का इक्विलिब्रियम ज्ञात नहीं करना। हम उसमें से केवल एक मेथड पढ़ेंगे, और जो मेथड हम पढ़ेंगे वो है मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। दोनों मेथड से हमें नहीं करना। आप देखो बुक में दोनों मेथड आपको दिए हुए हैं, इक्विलिब्रियम को ज्ञात करने के लिए दोनों मेथड दिए हुए हैं, लेकिन हमें दोनों मेथड से फर्म के इक्विलिब्रियम को निकालना नहीं है, हमें केवल एक मेथड से करना है। और जो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं वो है मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। ठीक है, फर्म का इक्विलिब्रियम हम शॉर्ट पीरियड में भी पढ़ेंगे और लॉन्ग पीरियड में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा है फर्म का अल्पकालीन संतुलन, यानी कि शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म विद द हेल्प ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच से हमें कैलकुलेट करना है इक्विलिब्रियम, दूसरा मेथड हमें नहीं करना, ये मेथड ज़्यादा पॉपुलर है, एक मेथड से हमें करना है। तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होती है? मार्जिनल रेवेन्यू, जिसको हम सीमांत आय कहते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होती है? किसी वस्तु की अतिरिक्त एडिशनल यूनिट को बेचकर जो हमें आय प्राप्त होती है उसको मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। एक एडिशनल यूनिट को बेचकर हमें जो आय मिलेगी वो मार्जिनल रेवेन्यू है। मान लो पहले हमने 10 यूनिट बेचे, 10 यूनिट को बेचकर हमें 1000 रुपये मिल रहे हैं। 10 के बाद जब हमने 11वां यूनिट बेचा तो हमें 1025 रुपये मिल रहे हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे कि एडिशनल यूनिट को बेचकर हमें 25 रुपये एडिशनल इनकम मिली है। ये एडिशनल इनकम हमारी क्या कहलाएगी? मार्जिनल रेवेन्यू कहलाएगी। दूसरा पॉइंट इसी में है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होनी चाहिए। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होती है हमने पढ़ लिया। फिर मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने की जो लागत आती है उसे मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं, सीमांत लागत कहते हैं। एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने की जो कॉस्ट है वो मार्जिनल कॉस्ट कहलाएगी। मान लो पहले हम 5 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, 5 यूनिट का प्रोडक्शन करने की कॉस्ट आ रही है 500, ठीक है, और जब हम 6वां यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो उसकी कॉस्ट आती है, उसकी टोटल कॉस्ट 6 यूनिट को प्रोड्यूस करने की टोटल कॉस्ट आती है 580। कहने का मतलब है 6वां यूनिट प्रोड्यूस करने की एडिशनल कॉस्ट कितनी आई? 500 और 580 का डिफरेंस, यानी कि 6 यूनिट को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट हमारी आई है 80 रुपये। ये मार्जिनल कॉस्ट कहलाएगी। ठीक है, तो मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच से हमें फर्म का इक्विलिब्रियम निकालना है, शॉर्ट टर्म में भी इक्विलिब्रियम निकालना है और लॉन्ग टर्म में भी इक्विलिब्रियम निकालना है। फर्म के इक्विलिब्रियम के लिए कौन कौन सी शर्तें पूरी होनी चाहिए? वो शर्तें मैंने आपको पहले बताई थी। प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए, या लॉस हो रहा है तो लॉस मिनिमम होना चाहिए। दूसरा, मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होनी चाहिए। तीसरा, मार्जिनल कॉस्ट मस्ट कट मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से काटनी चाहिए, तभी फर्म संतुलन की स्थिति में मानी जाएगी। किस तरह से मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से काटेगी ये हम डायग्राम से समझ रहे हैं। परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन है, तो परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन में ये जो लाइन होती है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये वाई एक्सिस हो गया, ये लाइन कहलाती है एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू जो होती है इसको हम प्राइस भी बोलते हैं, एवरेज रेवेन्यू को हम डिमांड भी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जो वस्तु की कीमत है, हर एडिशनल यूनिट को बेचने पर हमें सेम कीमत मिलती है, इसलिए एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन में बराबर होता है। चाहे हम 1 यूनिट बेचें, 1 यूनिट बेच रहे हैं, मान लो उसकी 5 रुपये मिल रही है, 2 यूनिट बेचेंगे तो 10 मिल रही है, यानी कि पर यूनिट वही 5 मिल रही है। तीसरा यूनिट बेचेंगे तो 15 मिल रही है, चौथा यूनिट बेचेंगे 20 मिल रही है, यानी कि पर यूनिट तो 5 रुपये ही मिल रही है। ठीक है, तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होती है? एक एडिशनल यूनिट को बेचकर जो हमें आय प्राप्त होती है वो मार्जिनल रेवेन्यू। हर एडिशनल यूनिट को बेचकर 5 ही मिल रहे हैं, और एवरेज रेवेन्यू जिसको हम प्राइस कहते हैं वो भी 5 है। तो एवरेज परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन में एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों बराबर होते हैं। तो इक्विलिब्रियम के लिए मैंने आपको क्या बताया कि इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा? मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, और मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से काटनी चाहिए। किस तरह से?
मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होनी चाहिए, इसको हम डायग्राम से समझ रहे हैं। जैसे मान लो हमने ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व डाल दिया। अब देखो इसमें मार्जिनल कॉस्ट कर्व इस एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू को यहाँ भी काट रहा है, इस पॉइंट पे भी काट रहा है और इस पॉइंट पे भी काट रहा है। तो इक्विलिब्रियम का पॉइंट ये होगा या ये होगा, ये हमने देखना है। आपको मैंने कंडीशन बताई कि मार्जिनल कॉस्ट मस्ट कट मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो, नीचे से काटना चाहिए। अगर हम, क्योंकि ये ऐसे डला है, तो अगर ये पॉइंट देखते हैं तो यहाँ मार्जिनल कॉस्ट इस मार्जिनल रेवेन्यू, यही लाइन एवरेज रेवेन्यू है, यही मार्जिनल रेवेन्यू है, तो मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को तो ऊपर से काट रहा है, इसलिए ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट नहीं हो सकता। और यहाँ से देखें तो मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से काट रहा है, तो इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा, तो ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन पूरी होनी चाहिए, मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से काटनी चाहिए और मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होनी चाहिए। यहाँ देखो ये जो इस पॉइंट के ऊपर मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर है, तो ये पॉइंट एम पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा, ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को ऊपर से काट रही है। ठीक है, अब हमने आगे क्या पढ़ना है, हमने पढ़ना है कि अल्पकाल में, शॉर्ट पीरियड में फर्म के इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ना है। शॉर्ट पीरियड में जब फर्म इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में होती है, तो ऐसी सिचुएशन में 3 स्थितियाँ हो सकती हैं शॉर्ट पीरियड में। क्या 3 सिचुएशन हो सकती हैं शॉर्ट पीरियड में फर्म को? पहली बात है असामान्य लाभ हो सकते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो सकते हैं। दूसरा सामान्य लाभ यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट हो सकते हैं शॉर्ट पीरियड में। तीसरा न्यूनतम हानि यानी कि मिनिमम लॉस हो सकता है। तो शॉर्ट पीरियड में ये 3 सिचुएशन हो सकती हैं। सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं असामान्य लाभ यानी कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। एक फर्म को संतुलन की स्थिति में असामान्य लाभ यानी कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब होंगे? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट फर्म को तब होंगे जब एवरेज कॉस्ट इज़ ग्रेटर दैन जब एवरेज रेवेन्यू इज़ ग्रेटर दैन एवरेज कॉस्ट। व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज़ ग्रेटर दैन एवरेज कॉस्ट, तो फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि असामान्य लाभ होंगे। ये याद रखना, एवरेज रेवेन्यू इज़ ग्रेटर दैन एवरेज कॉस्ट है तो फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होंगे, असामान्य लाभ होंगे। तो फर्म को असामान्य लाभ कैसे होंगे, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे होंगे, इसको हमने डायग्राम से समझना है। देखो किस तरह से हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। ये लाइन परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन में आपको पता है एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू लाइन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, और ये हमारी है मार्जिनल कॉस्ट। इस तरह से इक्विलिब्रियम में फर्म कब होती है? जब मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को जहाँ कट करेगी वो इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा, और मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से काटनी चाहिए। ये देखो ये मार्जिनल कॉस्ट इस मार्जिनल रेवेन्यू को ऐसे बना रहे हैं तो ये नीचे से काट रही है, और मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होनी चाहिए, नीचे से भी काट रही है, और मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर कहाँ है? यहाँ है। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। ठीक है, इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। इस इक्विलिब्रियम के पॉइंट पर ओ क्यू प्रोडक्शन हो रहा है, ओ पी कीमत है। ठीक है, एक फर्म को असामान्य लाभ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब होते हैं? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट तब होते हैं, ये याद रखना है, व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज़ ग्रेटर दैन एवरेज कॉस्ट। ठीक है, तब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होंगे, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होंगे फर्म को जब एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा है। ठीक है, तो अब ये एवरेज ओ क्यू प्रोडक्शन होने पर एवरेज रेवेन्यू कितना है? अब यहाँ देखो एवरेज रेवेन्यू कितना है ओ क्यू प्रोडक्शन होने पर। ये लाइन एवरेज रेवेन्यू को कहाँ कट कर रही है? यहाँ कट कर रही है। एवरेज रेवेन्यू कितना है? ई क्यू, ये ई क्यू एवरेज रेवेन्यू, ओ क्यू प्रोडक्शन हो रहा है। ये लाइन देखो एवरेज रेवेन्यू को यहाँ कट कर रही है, एवरेज रेवेन्यू हमारा ई क्यू है। ठीक है, अब हमने देखना है एवरेज कॉस्ट कितनी है, एवरेज कॉस्ट कब हमने ड्रॉ करना है। ठीक है, तो एवरेज कॉस्ट कब हम कहाँ ड्रा करें? इस एवरेज रेवेन्यू से नीचे जब हम एवरेज कॉस्ट का ड्रॉ करेंगे तो ही सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आएगा, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा होनी चाहिए, एवरेज कॉस्ट कम होनी चाहिए। तो इसका मतलब है एवरेज कॉस्ट जो कर्व हम डालेंगे इस पॉइंट से नीचे डालेंगे। तो ये हमने डाल दिया एवरेज कॉस्ट कर्व, इस ई पॉइंट से नीचे डालना है। अब देखो इस ओ क्यू प्रोडक्शन को करने के लिए एवरेज कॉस्ट कितनी है? ये लाइन एवरेज कॉस्ट को कहाँ टच कर रही है? यहाँ टच कर रही है। इसका नाम मान लो हमने दे दिया एम। ठीक है, तो एवरेज कॉस्ट कितनी है? ओ क्यू प्रोडक्शन करने पर एवरेज कॉस्ट है एम क्यू, एवरेज कॉस्ट है एम क्यू, कॉस्ट इतनी है, और एवरेज रेवेन्यू कितनी है? रेवेन्यू ऊपर है ई क्यू,
एवरेज रेवेन्यू ई क्यू, एवरेज कॉस्ट एम क्यू। तो रेवेन्यू कॉस्ट से कितनी ज़्यादा है, ई एम, इतनी ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा है ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएंगे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहलाएगा। रेवेन्यू कितना है, ई क्यू, ओ क्यू प्रोडक्शन करने पर रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू ये है, ई क्यू रेवेन्यू है, कॉस्ट एम क्यू है। रेवेन्यू कॉस्ट से ई एम, या हम कह सकते हैं ई एम, और इसका नाम ये पी दिया और इसका नाम दे दो आर, ई एम पी आर, ये जो पार्ट है ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहलाएगा। ठीक है, तो शॉर्ट पीरियड में फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो सकते हैं। अब उसके बाद दूसरा हमने डायग्राम पढ़ना है कि शॉर्ट पीरियड में फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, सामान्य लाभ भी हो सकता है। एक फर्म को सामान्य लाभ कब माना, सामान्य लाभ हुआ है ये कब माना जाएगा, सामान्य लाभ तब माना जाएगा जब औसत आय और औसत लागत दोनों बराबर होंगी, एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट दोनों बराबर होंगी, तो फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट होगा। कैसे नॉर्मल प्रॉफिट होगा, ये आपका हो गया ओ एक्स और ये हो गया ओ वाई। ठीक है, ये लाइन आपकी हो गई एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, ये आपकी क्या आ गई, ये मार्जिनल कॉस्ट आ गई। मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू, ये मार्जिनल कॉस्ट इस मार्जिनल रेवेन्यू को कहाँ कट कर रही है, यहाँ कट कर रही है, यहाँ से लाइन आपने नीचे डाल दी, ओ क्यू प्रोडक्शन हो गया। ठीक है, ओ क्यू उत्पादन करने पर आय कितनी हो रही है, ओ क्यू प्रोडक्शन करने पर आय, ये लाइन एवरेज रेवेन्यू को यहाँ कट कर रही है, तो एवरेज रेवेन्यू हमारी हो गई ई क्यू। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा, नॉर्मल प्रॉफिट तब होगा जब व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, जब ये होगा तो क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट होगा। एवरेज रेवेन्यू कितना, ये तो हमें पता चल गया ई क्यू। अब हमने देखना है कि एवरेज कॉस्ट कितनी है, ये क्योंकि एवरेज रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों बराबर होनी चाहिए, इसका मतलब एवरेज कॉस्ट भी हमारी ई क्यू होनी चाहिए, ई क्यू होनी चाहिए। तो इसका मतलब इसी पॉइंट के ऊपर हमें एवरेज कॉस्ट, इसको टच करता हुआ हमें एवरेज कॉस्ट का ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ओ क्यू प्रोडक्शन करने की एवरेज रेवेन्यू, ये लाइन एवरेज रेवेन्यू ई क्यू है, ओ क्यू प्रोडक्शन करने की एवरेज कॉस्ट, ये लाइन एवरेज कॉस्ट को कहाँ कट कर रही है, वो भी यहीं कट कर रही है, ई क्यू। एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट दोनों बराबर है, जितनी रेवेन्यू उतनी कॉस्ट है, हम कहेंगे कि फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब जितनी प्रोडक्शन करने की कॉस्ट है वो सारी रिकवर हो रही है। जब प्रोडक्शन करने की कॉस्ट रिकवर होती है तो उसको नॉर्मल प्रॉफिट के नाम से जाना जाता है। कंप्लीट हो गया नॉर्मल प्रॉफिट, सामान्य लाभ। तीसरा हम पढ़ेंगे अल्पकाल में, यानी कि शॉर्ट पीरियड में फर्म को न्यूनतम हानि यानी कि मिनिमम लॉस भी हो सकता है। फर्म को मिनिमम लॉस कब होगा, कब माना जाएगा, एक फर्म को न्यूनतम हानि तब होती है जब एवरेज रेवेन्यू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होती है। यानी कि फर्म को जो आय प्राप्त हो रही है किसके बराबर है, जितनी फर्म को वस्तु को उत्पादित करने की फर्म की औसत घटती बढ़ती लागत, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, जितनी औसत घटती बढ़ती लागत है, अगर उतनी ही आय प्राप्त हो रही है तो हम कहेंगे कि फर्म की हानि न्यूनतम है। और ये हानि कौन सी हानि मानी जाएगी, ये जो हानि होगी ये फिक्स्ड कॉस्ट की हानि होगी। ये हानि कौन सी हानि होगी, फिक्स्ड कॉस्ट की हानि होगी। यानी कि प्रोडक्शन करने की आपको पता है कि कॉस्ट दो तरह की होती है, एक फिक्स्ड कॉस्ट होती है और एक वेरिएबल कॉस्ट होती है। जब प्रोडक्शन करने की वेरिएबल कॉस्ट तो रिकवर हो रही है लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर नहीं हो रही, तो हम कहेंगे कि फर्म की हानि न्यूनतम है। फर्म की हानि न्यूनतम क्यों मानी जाएगी कि अगर फर्म अगर प्रोडक्शन नहीं भी करती तो फिक्स कॉस्ट का खर्चा, तो फर्म को प्रोडक्शन बंद भी अगर करते तो भी फर्म को फिक्स कॉस्ट का खर्चा तो उठाना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे फिक्स कॉस्ट का खर्चा का मतलब क्या है, मान लो फर्म ने जो बिल्डिंग ली है प्रोडक्शन करने के लिए वो किराए पे ली है। ठीक है, तो अब फर्म प्रोडक्शन नहीं कर रही, बिल्डिंग का किराया तो देना पड़ेगा। और इसी तरह से फर्म ने जो परमानेंट वर्कर लगा रखे हैं, अगर उनसे फर्म प्रोडक्शन ना भी करवाए तो परमानेंट वर्कर को सैलरी तो देनी ही पड़ेगी। प्रोडक्शन नहीं करवा रही तो सैलरी तो देनी पड़ेगी। तो ये जो सैलरी का खर्चा है, ये जो बिल्डिंग का रेंट है, ये हमारी फिक्स कॉस्ट है। ये तो प्रोडक्शन ना होने पर भी फर्म को उठानी है। ठीक है, तो फर्म को न्यूनतम हानि कब होती है, न्यूनतम हानि तब होती है कि जब फर्म को प्रोडक्शन करने की वेरिएबल कॉस्ट तो रिकवर हो रही है लेकिन फिक्स कॉस्ट रिकवर नहीं हो रही। और फर्म को जो हानि होती है वो बंदी लागत की फिक्स कॉस्ट की हानि होती है। ठीक है, और ये हानि फर्म की मिनिमम लॉस है, इतना तो फर्म को प्रोडक्शन नहीं भी करेगी तो भी उठाना है। ठीक है, यानी कि उत्पादन करने पर फर्म को जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, फर्म को उत्पादन करने की एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है उसकी तो पूर्ति हो रही है,
फिक्स कॉस्ट नहीं रिकवर हो रही, वेरिएबल कॉस्ट तो फर्म की रिकवर हो रही है। ठीक है, अगर फर्म की वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो रही है तो फर्म क्या करेगी, फर्म प्रोडक्शन को कंटिन्यू रखेगी, फर्म उत्पादन को जारी रखेगी, फर्म प्रोडक्शन को बंद नहीं करेगी। ठीक है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या है कि हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन करेंगे तो जो मटेरियल का खर्चा है ये वेरिएबल खर्चा है, लेबर को जो हम पेमेंट कर रहे हैं वो वेरिएबल खर्चा है। ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो ज़्यादा लेबर की पेमेंट करनी पड़ेगी, ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो ज़्यादा मटेरियल का खर्चा हमें उठाना पड़ेगा, ये खर्चा हमारा वेरिएबल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो उत्पादन करने पर मटेरियल लेबर का खर्चा जो होता है ये वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो मटेरियल लेबर का खर्चा तो फर्म को रिकवर होना चाहिए, क्योंकि कोई भी फर्म अपनी पॉकेट से मटेरियल लेबर का खर्चा नहीं देगी। ठीक है, ये खर्चा तो ज़रूर रिकवर होना चाहिए, चाहे बंदी लागत वसूल ना हो, क्योंकि बंदी लागत की हानि तो फर्म को तब भी उठानी पड़ती है अगर फर्म प्रोडक्शन को बंद कर दे। जैसे बिल्डिंग का रेंट तो देना ही पड़ेगा, प्रोडक्शन करना बंद कर दी तो बिल्डिंग का रेंट देना पड़ेगा, प्रोडक्शन बंद कर दिया तो जो फिक्स्ड जो हमारे परमानेंट वर्कर हैं उनको सैलरी तो देनी पड़ेगी। ये बंदी लागत है, ये हानि तो फर्म को उठानी ही पड़ेगी। ठीक है, तो हमें क्या पता चला कि न्यूनतम हानि जो होती है वो न्यूनतम हानि कौन सी हानि होती है, मिनिमम लॉस होता है कौन सा होता है, वो फिक्स कॉस्ट का कॉस्ट होता है। फिक्स कॉस्ट जो होती है ये फर्म की न्यूनतम हानि होती है जिसको फर्म टॉलरेट कर लेती है। लेकिन अगर उसको वेरिएबल कॉस्ट नहीं मिलेगी तो फर्म क्या करेगी, प्रोडक्शन को बंद कर देगी। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट रिकवर होनी चाहिए, नहीं होगी तो फर्म प्रोडक्शन को बंद कर देगी। जहाँ पर याद रखो, जहाँ पर एवरेज रेवेन्यू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर है वो पॉइंट फर्म का शट डाउन पॉइंट कहलाता है। 2 नंबर के लिए एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये शट डाउन पॉइंट क्या होता है, काम बंद बिंदु क्या होता है। काम बंद बिंदु वो बिंदु पर होता है जहाँ पर उत्पादन करने से जो फर्म को एवरेज रेवेन्यू औसत आय प्राप्त होती है वो उसके एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होती है। ठीक है, अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट नहीं मिलेगी तो फर्म प्रोडक्शन बंद कर देगी, लेकिन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अगर फर्म को मिल रही है तो वो काम बंद नहीं करेगी, काम को करती रहेगी। ठीक है, तो जहाँ एवरेज रेवेन्यू एवरेज वेरिएबल के कॉस्ट के बराबर होती है उस पॉइंट को हम शट डाउन पॉइंट के नाम से जानते हैं। ये बात हमने मिनिमम लॉस का पॉइंट हमने डायग्राम से समझना है। देखो किस तरह से एक फर्म मिनिमम लॉस को उठाती है। इसके लिए हम एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू लाइन थोड़ी सी ऊंची डालेंगे, बाकी में हम थोड़ा क्या करते हैं, थोड़ा नीचा डालते हैं, लेकिन यहाँ मैंने ये थोड़ी ऊंची डाली है क्योंकि एक और एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू लाइन इससे नीचे बनेगी। इसमें याद रखना थोड़ा सा ऊंचा डालना है। ये लाइन हो गई आपकी एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू लाइन, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, और ये हमारी हो गई मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को कहाँ कट कर रही है, यहाँ कट कर रही है। ये हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो गया, यहाँ से लाइन हमने नीचे डाल दी, यानी कि ओ क्यू प्रोडक्शन हो रहा है। ओ क्यू प्रोडक्शन करने पर एवरेज रेवेन्यू कितना मिल रहा है, ई क्यू हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हम न्यूनतम हानि की बात कर रहे हैं, मिनिमम लॉस की बात कर रहे हैं। न्यूनतम हानि कब होती है, व्हेन एवरेज कॉस्ट इज़ ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू। एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू से ज़्यादा है तो मिनिमम लॉस होगा। ठीक है, तो क्या होगा, तो मिनिमम लॉस होगा। ठीक है, अब हमने एवरेज कॉस्ट डालनी है। एवरेज कॉस्ट तो एवरेज रेवेन्यू से ज़्यादा होनी चाहिए। ओ क्यू प्रोडक्शन करने पर एवरेज रेवेन्यू कितना मिल रहा है, ये लाइन देखो यहाँ काट रही है, एवरेज रेवेन्यू मिल रहा है ई क्यू। ठीक है, तो एवरेज कॉस्ट तो इससे ज़्यादा होनी चाहिए, इसलिए हम एवरेज कॉस्ट कर्व इसके ऊपर डालेंगे। ये हमने एवरेज कॉस्ट कर्व डाल दिया। इस लाइन को हम अब क्या करेंगे, आगे एक्सटेंड कर देंगे। ये हमने एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ काट रही है, इसका नाम दे दिया एम। ये वस्तु की कीमत ओपी है। अब आप देखो कि ओ क्यू प्रोडक्शन करने पर हमारी एवरेज कॉस्ट कितनी आ रही है। ये लाइन एवरेज कॉस्ट को यहाँ कट कर रही है। एवरेज कॉस्ट हमारी आ रही है एम क्यू। ओ क्यू प्रोडक्शन करने पर एवरेज रेवेन्यू कितनी है, ये लाइन एवरेज रेवेन्यू को कहाँ कट कर रही है, यहाँ कट कर रही है। एवरेज रेवेन्यू हमारी कितनी है, ई क्यू। एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू से कितनी ज़्यादा है, एवरेज कॉस्ट इज़ ग्रेटर दैन एवरेज रेवेन्यू। कितनी ज़्यादा है, ये एम ई ज़्यादा है, एम ई ज़्यादा है। एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू से कितनी ज़्यादा है, एम ई ज़्यादा है, ये ज़्यादा है। ये फर्म की हानि है। तो पॉइंट ये है कि क्या फर्म इस हानि पर उत्पादन करेगी। तो हमें ये देखना है कि अगर फर्म को प्रोडक्शन करने पर बंदी लागत की हानि, फिक्स्ड कॉस्ट की हानि
अगर हो रही है तो फर्म उस हानि को उठाकर प्रोडक्शन करेगी, ठीक है। अगर उसकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो रही है तो भी प्रोडक्शन करेगी। केवल बंदी लागत की हानि हो रही है तो वो उसको उठा लेगी। लेकिन अगर उसकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर नहीं हो रही तो फर्म क्या करेगी, प्रोडक्शन को बंद कर देगी। इसको हम कैसे देखेंगे, मान लो अभी हानि तो इतनी हो रही है, यहाँ से लाइन हमने इतना यहाँ डाल दिया, तो ये जो हमारा पॉइंट है ना, ये सारा का सारा ये हमारा क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है। इसका नाम मान लो हमने दे दिया आर, ठीक है। इतना एरिया PEMR ये हमारा लॉस है। मान लो वस्तु की कीमत कम हो जाती है, वस्तु की कीमत कम होकर OP से कम होकर OP1 हो जाती है। ये आपका नया एवरेज रेवेन्यू 1 और ये नया मार्जिनल रेवेन्यू 1 हो गया। वस्तु की कीमत कम हो गई है, ठीक है। तो ये मार्जिनल कॉस्ट अब हम थोड़ा और नीचे से कर लेते हैं, इसी को एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। ये हमने और आगे एक्सटेंड कर दिया, इसी को हमने एक्सटेंड कर दी। मान लो वस्तु की कीमत मार्केट में OP से कम होकर OP1 हो गई, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में आप देखो कि मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को कहाँ कट कर रही है, यहाँ कट कर रही है, ठीक है, ठीक है, यहाँ कट कर रही है। और इसी पॉइंट के ऊपर अगर हम क्या करते हैं, हम इसी पॉइंट के ऊपर हम एक कर्व डाल देते हैं, इसको हम कहते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का, यानी कि उत्पादन करने की जो औसत घटती बढ़ती लागत इतनी है, ठीक है। इसका नाम मान लो हमने दे दिया T। तो उत्पादन कितना हो रहा है, OQ1 हो रहा है। इस OQ1 उत्पादन करने पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही है, TQ1, ठीक है। और आय कितनी मिल रही है, OQ उत्पादन करने पर आय, ये एवरेज रेवेन्यू है, आय भी TQ1 मिल रही है। यानी कि इस पॉइंट के ऊपर T पॉइंट पे एट T पॉइंट पे क्या है, एवरेज रेवेन्यू इज़ इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि इतनी कीमत मिल रही है कि फर्म की औसत घटती बढ़ती लागत वसूल हो रही है। औसत घटती बढ़ती लागत का मतलब है प्रोडक्शन करने पर जो मटेरियल का खर्चा है वो भी रिकवर हो रहा है, लेबर का खर्चा है वो भी रिकवर हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब रिकवर क्या नहीं हो रहा, इसका मतलब है फिक्स कॉस्ट रिकवर नहीं हो रही है। क्योंकि आपको पता है एवरेज कॉस्ट किसके बराबर होती है, इस एवरेज कॉस्ट किसके बराबर होती है, एवरेज कॉस्ट में एवरेज फिक्स कॉस्ट भी होती है और फिक्स कॉस्ट भी होती है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी होती है। OQ1 प्रोडक्शन करने पर आप देखो एवरेज फिक्स कॉस्ट कितनी है और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है। वेरिएबल कॉस्ट तो हमने निकाल ली TQ1, ये आपकी एट T पॉइंट एवरेज हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एट T पॉइंट के ऊपर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, TQ1 है, ठीक है। और एवरेज कॉस्ट कितनी है, अगर हम इसी पॉइंट को आगे एवरेज कॉस्ट तक एक्सटेंड कर दें, मान लो इसी पॉइंट को आगे एवरेज कॉस्ट तक एक्सटेंड कर दें, यानी कि इसको, ये जो एवरेज कॉस्ट है ना, इसको आप ऐसे ले जाओ, इसको और आगे कर दो, ठीक है। तो एवरेज कॉस्ट कितनी आ रही है, OQ1 प्रोडक्शन करने पर एवरेज कॉस्ट आ रही है, मान लो इसका नाम हमने दे दिया ये CQ1, एवरेज कॉस्ट आ रही है CQ1, ठीक है। इस एवरेज कॉस्ट में एवरेज फिक्स कॉस्ट कितनी है, फिक्स कॉस्ट हमारी TQ1 है। इसका मतलब बाकी जो डिफरेंस है यानी कि CT, ये जो डिफरेंस है ना CT, ये CT क्या कहलाएगी, ये हमारी फिक्स कॉस्ट कहलाएगी। क्योंकि एवरेज कॉस्ट किसके बराबर होती है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट हमारी है, यानी कि एवरेज कॉस्ट हमारी क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, एवरेज कॉस्ट हमारी है CQ1, ठीक है। और एवरेज इस OQ1 प्रोडक्शन करने पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमारी कितनी है, TQ1, ठीक है। तो आपको पता है कि एवरेज कॉस्ट में एवरेज फिक्स कॉस्ट भी होती है, वेरिएबल कॉस्ट भी होती है। अगर इतनी वेरिएबल कॉस्ट है, इसका मतलब ये जो CT है ना, ये हमारी फिक्स कॉस्ट है। फर्म इस फिक्स कॉस्ट के खर्चे को बियर कर लेगी, क्योंकि उत्पादन बंद भी कर देगी तो भी फर्म को ये खर्चा तो बंद होने पे भी उठाना पड़ेगा, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यानी कि TQ1 जरूर रिकवर होनी चाहिए। अगर ये वेरिएबल कॉस्ट TQ1 रिकवर नहीं होगी तो फर्म क्या करेगी, उत्पादन को बंद कर देगी। इसलिए इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को हम शट डाउन पॉइंट, इसको हम शट डाउन पॉइंट के नाम से जानते हैं। यानी कि इतना तो रिकवर होना चाहिए, अगर इससे नीचे कीमत पहुंच गई तो फर्म उत्पादन बंद कर देगी। OP1 से कीमत कम हो गई तो फर्म प्रोडक्शन बंद कर देगी, ठीक है। तो यहाँ पर फर्म को जो मिनिमम लॉस हो रहा है, मिनिमम लॉस किसका हो रहा है, बंदी लागत का हो रहा है। और फिक्स कॉस्ट कितनी है, CT, ये हमारी फिक्स कॉस्ट, ठीक है। तो मिनिमम लॉस यहाँ लिख देती हूँ,
मिनिमम लॉस कितना है, इज़ CT, ठीक है। ये CT फिक्स कॉस्ट CT है, जो कि हमारी क्या है, जो कि हमारी फिक्स कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट का लॉस फर्म उठा लेगी, ठीक है। तो इसके साथ मिनिमम लॉस का पॉइंट भी हमारा कंप्लीट हो गया। आपने इतने डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है, और ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, डायग्राम मुश्किल नहीं, इसकी प्रैक्टिस करनी है। आज के लिए हमारा इतना ही।